I am Ratan Singh Devda, lecturer in English. Today we are going to learn about reading comprehension. You are most welcome on our YouTube channel जीत क्लासेस भोपालगढ़। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपने ये इंग्लिश एक टॉपिक है, हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में जहाँ इंग्लिश सिलेबस में है वहाँ इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। एक पैसेज दिया हुआ है और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप किस प्रकार हल करोगे कि वो इसके टॉपिक का नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये पैसेज सॉल्विंग। ये पैसेज दिया हुआ है और क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर हमें पैसेज से ढूंढने होते हैं। और मोस्टली हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इसमें से मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होते हैं और हमारे लिए ऑप्शंस होते हैं, उनमें से जो सही ऑप्शंस होता है उसको सेलेक्ट करना होता है। ऐसे ही आज हम 3 हमारे पास पैसेज है जिनसे हम अभ्यास करेंगे प्रश्न को, पैसेज को पढ़ना और पढ़ने के पश्चात तो किस प्रकार हल करना है। देखिए सैंपल पैसेज विथ आंसर्स, यहाँ पर हमारे पैसेज दिए हुए हैं और उनको हमको पढ़ करके आंसर देना है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। सबसे पहले तो हमें इन पैसेज को बहुत सावधानी के साथ पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज इन योर ओवन वर्ड्स, और फिर हमारे अपने शब्दों में जो हमने पैसेज के अंदर पढ़ा है उसके बारे में पता करना है कि उसका आंसर क्या होगा, उसको हमें नोट करना है। देखिए पैसेज हल करने के लिए सबसे पहला क्या होता है कि आपको पैसेज को बड़े ही ध्यान से 2 या 3 टाइम्स उसको पढ़ना है। और जब हमारे दिमाग में उस पैसेज की थीम, जो राइटर्स क्या कहना चाह रहा है, वो दिमाग हमारे दिमाग में थीम बन जाए तो फिर हमें प्रश्नों का हल करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, पैसेज को 2 या 3 बार पढ़िए। पढ़ने के पश्चात उस पैसेज के बारे में जो व्यूज क्या है, उसकी थीम क्या है, उसको अपने दिमाग में बैठाना कि इसमें ये लेखक ये कहना चाह रहा है। और फिर उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में क्या लाइन दे रखी है उसको पढ़ना हमें। पढ़ने के पश्चात उस प्रश्न से संबंधित कहाँ हमें उस पैसेज में लाइन मिल रही है, ये कहाँ उसके बारे में बताया जा रहा है कि इस पैसेज से रिलेटेड ये वर्ड्स हैं, उन वर्डों को अंडरलाइन करना है। और अंडरलाइन करने के पश्चात ऐसा नहीं कि हूबहू वो लाइन हमने यहाँ पर आंसर में लिख दी, नहीं। देखिए अगर हमें रिटर्न में आंसर देना है तब तो हम अपने ओवन वर्ड्स के अनुसार जो प्रश्न में हमारा टेंस है उसी को फॉलो करेंगे। और फिर प्रश्न में पूछा क्या गया है, कौन सा WH वर्ड्स यूज किया गया है, उसका अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। लेकिन मोस्टली हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं इनमें मल्टीपल टाइप्स ऑप्शंस होते हैं और उन्हीं में से हमें एक सेलेक्ट करना होता है आंसर को। तो देखिए आज हम इसको इस प्रकार कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई पैसेज को टाइटल सेलेक्ट करने के लिए कहे, हमें प्रश्न हमारा हो रहा है कि इस पैसेज का टाइटल क्या रहेगा, तो टाइटल हमेशा पैसेज के या तो शुरुआत की 2 लाइन तक होता है या फिर जो कंक्लूजन लाइन, जो एंडिंग लाइन होती है पैसेज की, वहां हमें पैसेज का टाइटल मिलेगा। तो देखते हैं, आइए हम पैसेज किस प्रकार सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पैसेज है, इसको पढ़ेंगे हम ध्यान से। हाँ, हम who live in the present day world, हम जो इस वर्तमान संसार में रहते हैं, आर प्राउड टू कॉल आवर सेल्वेज सिविलाइज, और हम अपने आप को गर्व के साथ कहते हैं कि हम सिविलाइज है, सभ्य व्यक्ति है। इट इज बिकॉज, क्योंकि वी लिव एंड रेस बेटर देन आवर फोरफादर्स। फोरफादर्स का मतलब है हमारे जो पूर्वज हैं। और हम ये क्या कहते हैं अपने आप को कि जो हमारे पूर्वज हैं उनसे हम अच्छे तरीके से रह रहे हैं, आधुनिक वे में रह रहे हैं। और हमारे जो ड्रेसेज हैं, कपड़े हैं, वो हम अच्छे पहनते हैं, किन के बजाय, हमारे फोरफादर्स जो पूर्वज हैं उनके बजाय। और हम अपने आप को क्या कहते हैं कि हम ज्यादा सिविलाइज है, किन के बजाय, अपने फोरफादर्स के बजाय। ऑफ कोर्स, अवश्य ही, वी हैव द एडवांटेज ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ साइंस, और अवश्य ही क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साइंस के इन्वेंशंस है। इन्वेंशन यानी आविष्कार, क्योंकि हमें एडवांटेज, हमें लाभ मिल पा रहा है किसका, इन्वेंशंस ऑफ द साइंस। साइंस ने जो प्रगति की है, जो खोजें की है, आविष्कार किए हैं, उनका हमें लाभ मिल रहा है। इसलिए हम आधुनिक जीवन है जो बड़े सिविलाइज तरीके से जी रहे हैं। विच आवर एंसेस्टर हैड नेवर नॉन, विच आवर एंसेस्टर यानी फोर फादर्स,
पूर्वज उनके बारे में जो परिचित नहीं थे, साइंस के बारे में उनको नॉलेज नहीं था, लेकिन आधुनिक विश्व के लोग हैं जो संसार में हैं, वो लोग विज्ञान की प्रगति से लाभान्वित है और अपने आप को क्या कह रहे हैं, सभ्य बता रहे हैं। बट लेट्स सर्च आवर हर्ट्स, देखिए बट लेकिन लेट्स सर्च, हमें सर्च करना चाहिए, तलाशना चाहिए, आवर हर्ट्स यानी अपने मन से, हर्ट्स यानी यहाँ हृदय नहीं, मतलब अपने पूर्ण मनोयोग से, मन से हमें ये सोच सर्च करना, तलाश करनी चाहिए कि वास्तव में हम सभ्य हैं या नहीं है। एंड आस्क आवर सेल्वेज, और हमें अपने आप से पूछना चाहिए, हैज साइंस सॉल्व्ड ऑल आवर प्रॉब्लम्स, क्या साइंस ने हमारी सारी, क्या साइंस ने हमारी सारी जो परेशानियां थी, प्रॉब्लम्स थी, उनका हल निकाल लिया है। आपको मालूम होना चाहिए जितना आविष्कार बढ़े हैं, जितनी हमने प्रगति की है, उतनी ही हमारे सामने परेशानियां भी खड़ी हुई है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि साइंस के द्वारा हमने सारी परेशानियों पर विजय पा ली है। हाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग द आंसर इज, अगर मान लो इस प्रकार का प्रश्न कोई पूछे हमने कि हमने आधुनिक विश्व के अंदर हम रह रहे हैं और साइंस के दम पर हमने बहुत सारी प्रगति की है, तो क्या सारी समस्याएं हमारी हल हो गई है? तो इसका स्पष्ट है, डायरेक्टली सीधा आंसर क्या होगा? नो। नो यानी नहीं। इनफैक्ट तथ्य है, साइंस हैज एडेड टू आवर वरीज, देखिए साइंस की वजह से हमारी चिंताएं बढ़ी है। साइंस हैज एडेड टू आवर वरीज, वरीज यानी चिंताएं, वरीज का अर्थ है चिंताएं। हाँ, परहैप्स शायद, नाउ वी कैन किल मोर इजीली, देखिए पहले जो हमारे एंसेस्टर थे उनकी जो लड़ाइयां होती थी या तो पत्थरों से, हथियारों से, तलवारों से हुआ करती थी, लेकिन आज के आधुनिक विश्व के लोग हैं जो उनके पास इस प्रकार के वेपन्स हो गए जो दूर बैठे उनको चला देते हैं। तो कह रहे हैं कि परहैप्स शायद, नाउ वी कैन किल मोर इजीली, शायद अब हम अधिक संख्या में लोगों को आसानी से मार सकते हैं। पहले व्यक्ति द्वंद्व युद्ध करते थे, अब द्वंद्व युद्ध की आवश्यकता नहीं होती उनको, दूर बैठे ही हजारों व्यक्तियों को वो एक साथ मार सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अब आधुनिक विश्व के अंदर लोग हैं जो एक दूसरे के मारने के तरीके उनके पास अच्छे बन गए हैं। एंड स्विफ्टली देन एवन बिफोर, और स्विफ्टली यानी तेजी से और कम समय के अंदर अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ये हमने आधुनिक प्रगति के अंदर सीखा है। एंड देन वी हैव नॉट गिवन अप द ओल्ड हैबिट्स ऑफ फाइटिंग, एंड देन वी हैव नॉट गिवन अप, गिवन अप का मतलब छोड़ना, त्यागना, और अभी तक हमने हमारी जो फाइटिंग करने की जो क्षमता थी, जो हैबिट थी, उसको अभी तक छोड़ा नहीं है। मतलब पूर्वज भी एक दूसरे कबीलों के साथ लड़ते थे, आजकल हम आधुनिक सभ्य हो गए हैं लेकिन हम एक दूसरे राज्यों के साथ में, देशों के साथ में लड़ रहे हैं। तो ये हमारी जो लड़ने की जो हैबिट है, ये हमने आधुनिक सभ्य बनने के बाद भी नहीं छोड़ी है। दैट इज वाई वी हैव वार्स आफ्टर डिकेड्स, और इसी का कारण है, कारण क्या है कि हम एक डिकेड के बाद में, एक दशक के बाद में, दूसरे दशक के बाद में हम क्या कर लेते हैं, युद्ध कर लेते हैं हर देश के साथ में। इफ वी विश टू बी रियली सिविलाइज, और अगर हम चाहते हैं कि वास्तव में हम सिविलाइज बने, अगर हम चाहते हैं कि वास्तव में हम क्या बने, सभ्य बने, तो लेट्स लर्न टू लिव इन पीस, तो हमें शांति में रहना सीखना होगा। लेट्स लर्न, सीखना होगा, टू लिव इन पीस, शांति में रहना। अगर हमें वास्तव में सभ्य बनना है तो क्या करना होगा, हमें शांत रहना सीखना होगा, शांति से रहना सीखना होगा। लेट्स अचीव ब्रदरहुड ऑफ मैन, और हमें एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाना होगा। अगर सभ्य बनना है तो हमें एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाना होगा। देखिए अगर आपको ये इस प्रकार फर्स्ट रीडिंग के अंदर पैसेज समझ में आ गया है, तब तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। अगर आपने फर्स्ट रीडिंग के अंदर क्वेश्चंस या पैसेज की थीम समझ में नहीं आई है तो दोबारा आप उसको पढ़िए। अब देखते हैं, दोबारा देखते हैं इसको। वी who live in present days worlds are proud to call ourselves civilized, हम आधुनिक विश्व के अंदर हैं और हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, सिविलाइज व्यक्ति मान रहे हैं। इट इज बिकॉज वी लिव एंड ड्रेस बेटर देन आवर फोरफादर्स, इसका कारण है कि हम अपने पूर्वजों से अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छा हमारा जीवन और रहन सहन उनसे बेहतर बन चुकी है। ऑफ कोर्स, अवश्य ही। वी हैव द एडवांटेज ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ साइंस, और इसका कारण क्या है कि हमने बहुत सारी साइंस के अंदर खोजें की है और उनका हमें फायदा मिल रहा है। और जो हमारे एंसेस्टर्स, जो पूर्वज थे, उन्हें ये खोजें नहीं मिल पाई थी, उनको ये जानकारियां नहीं थी। बट लेट्स
सर्च और हर्ष, लेकिन आप पूर्ण मनोयोग से इसके बारे में विचार कीजिए, प्रश्न कीजिए, क्या हमने सब कुछ साइंस की वजह से पा लिया है या हमारी सारी समस्याएं हल हो गई है? फ्रैंकली स्पीकिंग द आंसर इज नो। तो हम अवश्य ही कहेंगे कि ये हमारा आंसर नो होगा इसमें। इनफैक्ट साइंस हैज एडेड टू आवर वरीज, क्योंकि साइंस ने हमारी चिंताओं को बढ़ा दिया है, कम करने के बजाय हम ज्यादा चिंतित हो गए हैं। नाउ वी कैन किल मोर इजीली एंड स्विफ्टली देन एवन बिफोर। हम आज आधुनिक विश्व के लोग, हमारे पास अलग अलग अच्छे अच्छे वैरायटीज के आधुनिक हथियार हो गए हैं कि हम एक साथ अधिकतर तेजी से लोगों को मार सकते हैं। तो ये हमने खोज की है साइंस के अंदर। एंड देन वी हैव नॉट गिवन अप द ओल्ड हैबिट ऑफ फाइटिंग, और न ही हमने लड़ने की झगड़ने की आदत को छोड़ी थी, जो पहले हमारी थी पूर्वजों के समय की आदत, वो आज भी सिविलाइज कहलाने वाले व्यक्ति में भी वो झगड़ने की आदत बनी हुई है। दैट इज वाई वी हैव वार्स आफ्टर डिकेड। अगर आप सभ्य बन चुके हो तो फिर हर डिकेड्स के बाद क्यों युद्ध कर रहे हो? हर डिकेड्स के साथ क्यों युद्ध करते हो, हर 1 या 2 डिकेड्स के बाद में? इफ यू विश टू लर्न, इफ यू विश टू बी रियली सिविलाइज्ड, अगर आप वास्तव में सिविलाइज बनना चाहते हो, सभ्य बनना चाहते हो, तो लेट्स लर्न टू लिव इन पीस। तो हमें शांति से रहना सीखना होगा। लेट्स अचीव ब्रदरहुड ऑफ मैन, और हमें मनुष्यों के बीच में, मानव के बीच में एक भाईचारा अपनाना होगा। तो ये इस प्रकार हमने इस पैसेज को 2 बार पढ़ा, और अब इस पैसेज की थीम हमारे लिए क्लियर है। तो अब हम आइए इस प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, वी कॉल आवर सेल्वेज सिविलाइज बिकॉज। वी कॉल आवर सेल्वेज, हम अपने आप को कहलाते हैं, कहते हैं सिविलाइज, सभ्य, बिकॉज क्योंकि वी लिव एंड ड्रेस बेटर देन आवर फॉर फादर्स। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? वी लिव एंड ड्रेस, कि हम रहते हैं और ड्रेस, पोशाक पहनते हैं बेटर देन आवर फॉर फादर्स, कि हमारे जो पूर्वज हैं उनसे हम अच्छी तरीके से अच्छे बिल्डिंग्स में रह रहे हैं और अच्छे हमारे पास कपड़े हैं पहनने के लिए। क्या इस तरीके से सिविलाइज कह रहे हैं अपने आप को? या दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? वी आर मोर इंटेलिजेंट देन आवर फॉर फादर्स, कि हम अपने पूर्वजों से ज्यादा बुद्धिमान हैं। इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। वी पजेस नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, ये हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी का अधिकतम ज्ञान हो चुका है। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे पहला जो ऑप्शन है, वी लिव एंड ड्रेस बेटर देन आवर फॉर फादर्स, कि हम आधुनिक विश्व के लोग अच्छे तरीके से रह रहे हैं, अच्छे पोशाक पहन रहे हैं। ये जो लाइन है ये पैसेज में दे रखी है। कहां पर दे रखी है? देखिएगा यहां पर, वी लिव एंड ड्रेस बेटर देन आवर फॉर फादर्स। तो देखिए जो आंसर हमें डायरेक्ट मिल पा रहा है क्वेश्चन से, तो फिर हमें वही लिखना है। अपने मन से इसमें कोई ऑप्शंस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मन से करेंगे तो हो सकता है हमारा आंसर सही नहीं हो। तो हमें जो पैसेज में दे रखी लाइन है, जो राइटर्स ने, उसकी थीम क्या थी, उसके विचार क्या थे, उसी की आइडियोलॉजी के अनुसार हमें चलना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी हैव द एडवांटेज आवर फॉर फादर्स शो। हाँ देखिए, वी हैव द एडवांटेज आवर फॉर फादर्स ऑफ, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे हमारे पास और क्या प्रगति से है, हमने क्या एडवांटेज लाभ प्राप्त किए हैं। और तो बेटर ड्रेसिंग सेंस और इन्वेंशंस ऑफ साइंस और ग्लोबल एक्सेस। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा इन्वेंशंस ऑफ साइंस, क्योंकि जो हमारे फोर फादर्स थे उनके पास साइंस के इन्वेंशंस नहीं थे, उन्होंने खोजबीन नहीं की थी। लेकिन आधुनिक विश्व के लोग हैं जो बहुत सारी खोज कर चुके हैं। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है इन्वेंशंस ऑफ साइंस, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं तीसरा, साइंस हैज एडेड टू आवर वरीज बिकॉज साइंस हैज हेल्प्ड अस। देखिए साइंस हैज एडेड टू आवर वरीज, साइंस ने हमारी चिंताओं को और बढ़ा दिया है। बिकॉज क्योंकि साइंस हैज हेल्प्ड अस, साइंस ने हमारी सहायता की है। किस काम में सहायता की है? पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन है डेवलप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कि हमने ऐसे हथियारों का निर्माण कर लिया है जो मास डिस्ट्रक्शन, सामूहिक लोगों को एक साथ मार सके। डेवलप फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो पैसेज में क्या दे रखा था कि हमने इस प्रकार के हथियार खोज लिए जिससे हम अधिकतर लोगों को कम समय के अंदर तेजी से नुकसान पहुंचा सके। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा, डेवलप फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी सही है। डेवलप लाइफ सेविंग स्किल, ये भी सही है। लेकिन पैसेज में इनका उल्लेख नहीं है।
हमें ध्यान देना कि पैसेज में कौन सी लाइन आ रखी इसमें से उसी को लिखना। ऑप्शन ये सारों सही हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शन पैसेज में मेंशन नहीं किए हुए हैं, इसलिए इनको अटेंड नहीं करना है। जो पैसेज में थीम क्या है उसी को हमें आंसर के रूप में लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन बिकम ट्रूली सिविलाइज इफ वी लर्न टू। वी कैन बिकम ट्रूली सिविलाइज, हम वास्तव में सभ्य बन सकते हैं इफ वी लर्न, अगर हम सीख जाएं। अगर हमें वास्तव में सभ्य बनना है तो हमें क्या सीखना चाहिए? टू मेंटेन आवर पेशेंस एट द टाइम ऑफ वार, कि हमें युद्ध के समय धैर्य बनाए रखना चाहिए। कंट्रोल आवर एंगर एंड अवॉइड वार्स, या हमें गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए और युद्धों से बचना चाहिए। लिव इन पीस एंड अचीव ब्रदरहुड ऑफ मैन, लिव इन पीस, हमें शांति में रहना चाहिए। एंड अचीव ब्रदरहुड ऑफ मैन, और लोगों के बीच भाईचारा प्राप्त करना चाहिए। ये हमारा एक्चुअल आंसर है। तो वी कैन बिकम ट्रूली सिविलाइज इफ वी लर्न टू लिव इन पीस एंड अचीव ब्रदरहुड ऑफ मैन। तो ये हमारा पैसेज के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है। तो आंसर सी, ये चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है पांचवा, ब्रदरहुड ऑफ मैन कैन बी अचीव्ड। ब्रदरहुड ऑफ मैन कैन बी अचीव्ड, कि भाईचारा जो मनुष्यों के बीच में भाईचारा है, कैन बी अचीव्ड, प्राप्त किया जा सकता है। इफ, किस वजह से बताओ? अभी पैसेज हमने पढ़ा था कि पैसेज में बताया गया था कि हम भाईचारा किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। तो वी अबोलिश कास्टिसिज्म, क्या हम इस जाति प्रथा को हटा करके भाईचारा बना सकते हैं? हाँ, वी एंड वार्स एंड लिव पीस, या फिर हम युद्धों को समाप्त करें और शांति से रहे। वी डो नॉट डेवलप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, या फिर हम हथियारों का निर्माण बंद कर दे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वी एंड वार्स एंड लिव इन पीस, ये हमारा आंसर सही होगा इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। अब हमें पैसेज देखना है, पैसेज में से समानार्थी शब्द, सिमिलर का मतलब समान अर्थ वाले, ये जो कुछ वर्ड्स दे रखे हैं इनके समान अर्थ के जो वर्ड्स होंगे वो हमें पैसेज में से सर्च करने हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है? डायरेक्टली, फिर गेट, फिर अनसर्टेन और साइलेंस। तो देखते हैं सबसे पहले, तो पैसेज में चलते हैं। हाँ, देखिए शब्द था डायरेक्टली, तो डायरेक्टली के लिए शब्द आया हुआ है एक वी हु, हाँ फ्रैंकली। तो डायरेक्टली के लिए शब्द किस में काम में लेंगे? फ्रैंकली काम में लेंगे शब्द। और इसके बाद में अब देखिए दूसरा जो गेट, गेट शब्द है, गेट का मतलब प्राप्त करना। तो इसके लिए जो हमारा शब्द होगा, एक शब्द है अचीव। हाँ, तो गेट के लिए शब्द है अचीव। गेट के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अचीव का। हाँ, नेक्स्ट है अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब निश्चिंत नहीं, जो निश्चिंत नहीं है वो अनसर्टेन है। तो इसके लिए शब्द हमें ढूंढना है इस पैसेज से, परहैप्स, शायद। जो अनसर्टेन नहीं है वो परहैप्स, शायद के अंदर होगा। और उसके पश्चात देखिए आगे लास्ट वर्ड है साइलेंस। साइलेंस यानी चुप्पी, शांति। तो साइलेंट के लिए वर्ड इसमें से हमें ढूंढना है ये पीस, ये शब्द होगा पीस। तो अब देखिए इस प्रकार, हाँ, तो डायरेक्टली, फ्रैंकली। गेट का शब्द होगा अचीव, जो इस पैसेज में मिला हमें। और अनसर्टेन का परहैप्स, और साइलेंस का पीस।
तो ये जो सिमिलर वर्ड है इस पैसेज से हमने निकाले हैं। देखिए जो शब्द सिमिलर में जो पैसेज में है उनके समानार्थी दूसरे शब्द होते हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं, तो हमें इनके समानार्थी शब्द है जो पैसेज से ढूंढने हैं, अपने मन से नहीं लिखना है। जैसे डायरेक्टली का शब्द हमें इस पैसेज में क्या मिल रहा है, फ्रैंकली मिल रहा है। गेट का मतलब प्राप्त करने का, अचीव मिल रहा है, सब ये पैसेज से है। अनसर्टेन निश्चिंत नहीं है, तो ये परहैप्स शायद, इसका भी मतलब कंफर्म नहीं है। ऐसे ही साइलेंस, तो ये पीस चुप्पी। तो ये इस प्रकार के वर्ड्स हैं जो पैसेज से हमें लिए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है वन वर्ड्स। अब इसमें ये जो वर्ड्स होंगे जो पैसेज में आए हुए हैं वन वर्ड्स के रूप में, तो पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 वर्ष का समय। कितने वर्ष का समय, 10 वर्ष का समय। इसके लिए शब्द था डिकेड्स। आपने पढ़ा होगा कि हम युद्ध डिकेड्स या 2 डिकेड्स के बाद में युद्ध करते रहते हैं, तो ये शब्द हो जाएगा डिकेड्स। डिकेड का मतलब दशक, तो ये पीरियड ऑफ 10 ईयर के लिए डिकेड शब्द है। और ये फादर्स फादर, पिता के पिता, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, फॉर फादर्स बोलिए इन्हें। एक दूसरा शब्द और है एंसेस्ट्रल, एंसेस्टर पूर्वज। तो ये दोनों शब्द हैं जो फादर्स फादर के लिए काम में लेने हमें। तो ये दोनों ही वर्ड्स कहां से मिले हमें, पैसेज से मिले हमें। अब देखिए नेक्स्ट और एक और सैंपल के रूप में पैसेज है। हाँ, इस पैसेज को भी ध्यान से पढ़ना है और फिर हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए नेक्स्ट पैसेज में क्या लिखा हुआ है, द ब्यूटी ऑफ द जापानीज लैंडस्केप इज दैट इट कन्वे फिलोसॉफिकल मैसेज थ्रू ईच फीचर्स। देखिए द ब्यूटी ऑफ द जापानीज लैंडस्केप, जो जापान की जो धरातलीय भूमि है या जापान के जो लैंडस्केप्स हैं, वहां के भौगोलिक परिदृश्य हैं, उनकी सुंदरता इज दैट इट कन्वेज फिलोसॉफिकल मैसेज थ्रू ईच फीचर्स। मतलब वहां की जितनी भी विशेषताएं हैं लैंडस्केप्स की, वो एक दार्शनिक तरीके से वहां के जो जापानीज लोग हैं वो अपने उस कलाकृतियों को, धरातल को एक अलग विशेषताओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उनको दार्शनिक तरीके से उनसे मैसेज प्रकट करते हैं। दे यूज ऑफ कर्विंग पाथवेज रादर देन स्ट्रेट लाइंस। और जापानी लोग हैं जो पाथवे हैं, रास्ते हैं, जो कर्व के रूप में है, कर्व यानी घुमावदार, उन रास्तों का उपयोग करते हैं देन स्ट्रेट लाइन, सीधे चलने के बजाय। जापानी क्योंकि एक टापुओं पर बसा हुआ है, तो वहां के हो सकता है वहां पर टापू उबड़ खाबड़ है, तो उनको चढ़ाई करने के लिए उनके रास्ते कर्व के रूप में है, तो वो चढ़ने के लिए, चलने के लिए उनके जो रास्ते हैं, पाथवेज हैं, वो कर्व है, मोड़दार है, घुमावदार है। वो सीधे चलने के बजाय इन कर्व में चलते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में, इंस्टेंस का मतलब उदाहरण। द फीचर्स स्प्रिंग फ्रॉम द बिलीफ दैट ओनली इविल ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और देखिए वहां की जो विचारधारा है, जापानी विचारधारा के अंदर ये मान्यता है कि जो सीधे लाइनें हैं, सीधे रास्ते हैं, उन पर कौन चलता है, ओनली इविल ट्रेवल्स, जो बुरी आत्माएं हैं वो ही उन सीधे रास्तों पर चलती है। बाकी वहां की जो जापानीज लोग हैं उनकी मान्यता है कि उनके रास्ते हैं जो सारे घुमावदार है, मोड़दार है। हो सकता है उनकी जो वहां के लैंडस्केप्स की जो परिस्थितियां हैं वो पहाड़ी इलाका होगा और वहां के लोग उन घुमावदार रास्तों पर चलते हैं। और गुड फोर्सेस टेंड टू वांडर, और वहां की जो इविल ट्रेवल्स है, इविल जो बुरी आत्माएं हैं, वो उन सीधे रास्तों पर चलती है। और गुड फोर्सेज, और जो गुड फोर्सेज यानी अच्छी ताकतें, वहां की जो अच्छाई के लोग हैं, तो वो टेंड टू वांडर, जो इस प्रकार घुमावदार रास्तों पर भटकते रहते हैं। देन odd numbers of the plant of trees are used in these gardens because these numbers are considered auspicious। एंड देखिए और क्या लिखा हुआ आगे, देन तब odd numbers, odd और इवन, ये आपने सुना होगा, odd और इवन, सम और विषम के लिए। तो odd numbers of plants on trees, तो कह रहे हैं कि odd नंबर के जो पेड़ हैं, जो पौधे लगा रखे हैं, पेड़ पौधे on trees are used in these gardens, और जो बगीचे हैं जापान के अंदर लगाए हुए, वहां पर भी उन पेड़ों को भी ऑड और इवन के रूप में लगाया गया है। एक पेड़ अलग वैरायटीज का और दूसरा अलग वैरायटीज का पेड़ लगाया हुआ है, एक साथ सारे पौधे एक जैसे नहीं लगा रखे हैं। तो बिकॉज, क्योंकि दीज नंबर्स आर कंसिडर्ड
ऑस्पियस, और उनकी मान्यता है कि ये जो इस प्रकार के ऑड और इवन के अंदर जो अलग अलग पौधे लगा रखे हैं वो उनके लिए ऑस्पियस है, सौभाग्यशाली है, अच्छे लगने हैं। एवन द प्लांट्स, और ऑड नंबर नहीं, एवन नंबर के जो प्लांट्स यूज आर सिंबॉलिक, और जो ऑड नंबर के जो पौधे हैं उनको तो मानते हैं कि ये बहुत शुभ पौधे हैं, अच्छे हैं, और जो इवन नंबर के हैं, जो सम संख्याओं के हैं, विषम संख्याओं के, इवन द प्लांट्स यूज आर सिंबॉलिक, और जो इवन नंबर्स पर है उन पौधों को वो सिंबॉलिक प्रतीकात्मक के रूप में मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द साइपर्स रिप्रेजेंट लॉन्गेविटी, और जो साइपर्स के जो जापानीज पौधे हैं साइपर्स प्रजाति के, वो पौधे रिप्रेजेंट शो करते हैं, बताते हैं किसको, किसको बता रहे हैं, लॉन्गेटिविटी। लॉन्गेविटी का मतलब है लंबी आयु वाले पौधे। कह रहे हैं कि जापानी लोग स्वस्थ होंगे, लंबे होंगे, वो किस पौधे को बता रहे हैं, ये साइपर्स नाम के पौधे। एंड द बम्बू सिंबलाइज अबंडेंस, और जो बम्बू के पौधे हैं, बम्बू यानी बांस, जो बांस के पौधे हैं वो प्रचुरता दिखाते हैं। जापानी लोगों की विचारधारा है कि वो प्रचुर मात्रा में है, तो वो प्रचुरता को बता रहे हैं। ये कौन कह रही है, से साधना रॉय चौधरी। ये साधना रॉय चौधरी है जो इस प्रकार की जापानीज मान्यताओं को पैसेज के द्वारा प्रकट कर रही है। इन जापान, और जापान के अंदर नेचर इज सेड टू बी सो क्लोजली इंटरट्विन्ड विथ ह्यूमन लाइफ दैट पेरेंट्स एक्चुअली प्लांट ए सैपलिंग इन देयर गार्डन व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न इन द फैमिली। अब देखिए इसका मतलब क्या लाइन का, नेचर इज सेड टू बी सो क्लोजली इंटरट्विन्ड, इंटरट्विन्ड का मतलब क्लोज, घनिष्ठ, और कह रहे हैं कि वहां की जो नेचर है, प्रकृति है, मानव के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन में है, घनिष्ठ है, उनके साथ उनका रिलेशन है, प्रकृति के साथ में बहुत घनिष्ठ है, विथ ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन के साथ में, दैट की पेरेंट्स एक्चुअली, जो वहां के माता पिता है, एक्चुअली प्लांट ए सैपलिंग इन देयर गार्डन व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न इन द फैमिली। और जब जापानी परिवार के अंदर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहां के लोग क्या करते हैं, अपने गार्डन के अंदर एक पौधा लगाते हैं। देखिए ये जापानी मान्यता है कि वो जब बच्चे का जन्म होगा तो वो अपने गार्डन के अंदर क्या करेंगे, एक पौधा लगाएंगे। लेटिंग द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड कोइंसाइड विद द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। लेटिंग यानी बढ़ने देते हैं, लेटिंग द ग्रोथ, पौधे को बढ़ने देते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, खाद देते हैं, कि पौधा जिस प्रकार बच्चे का पालन पोषण होता है वैसे ही इस पौधे का पालन पोषण किया जाता है। ऑफ द चाइल्ड कोइंसाइड यानी सिमिलर, जिस तरह बच्चे का पालन पोषण हो रहा है ऐसे ही उस पौधे को भी, उसको पालन पोषण किया जाता है, पौधे का भी, विद द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और जिस प्रकार बच्चा बढ़ेगा ऐसे ही पेड़ पौधों की सेवा होगी, बच्चे को साथ में पौधे भी फल फूल रहा है। तो ये जापानी मान्यताएं थी। अगर आपको पैसेज वन टाइम में समझ में आ गया है, इसकी थीम समझ में आ गई है, तब तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कीजिए, अन्यथा क्या करना है, आपको पैसेज को दोबारा पढ़ना है और फिर उसके आंसर्स मिलाने हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद आंसर। अब हमने पैसेज को पढ़ा था, जापानी मान्यताओं के बारे में पढ़ा था। जापानी मान्यताएं क्या थी, देखिए एबंडेंस, ये जो शब्द आया हुआ है एबंडेंस, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका हिंदी में कहेंगे तो प्रचुरता। इसका मीनिंग क्या होगा, प्रचुरता। तो लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं होगा, हैप्पीनेस के लिए नहीं है। प्लेंटी का मतलब प्रचुरता होता है और परमानेंट का मतलब स्थायित्व। तो ये तीसरा जो हमारा ऑप्शन है सी, प्लेंटी, ये अबंडेंस का एक सिमिलर वर्ड्स है, उसका समानार्थी शब्द कह सकते हैं। दूसरा देखिए, इन द जापान पेरेंट्स प्लांट ए सैपलिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए चाइल्ड बिकॉज। जापान के माता पिता मतलब जापानी जो लोग हैं, जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय जापानी जो माता पिता है वो अपने गार्डन के अंदर प्लांट ए सैपलिंग, एक पौधा लगाते हैं, क्योंकि इट इज क्लोजली, यहाँ इट इज ऑस्पियस ए प्लांट टू सैपलिंग, क्या पौधा लगाना शुभ है। इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। हाँ, तो दूसरी लाइन में क्या कह रहा है कि उस बच्चे का ग्रोथ, जिस प्रकार बच्चे का बढ़ना होगा, बच्चे की ग्रोथ होगी, ऐसे ही उस पौधे की ग्रोथ भी होती रहेगी। तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं। तो ये आंसर हमारे पैसेज के अनुसार सही है। इट गिव्स लॉन्गेविटी ऑफ द चाइल्ड, ये भी हो सकता है लेकिन पैसेज में नहीं कहा गया है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। इट गिव्स हैप्पीनेस टू द चाइल्ड, ये भी नहीं करेंगे। हमारा आंसर जो बी है ये पैसेज में आया हुआ है कि वहां के जो बच्चे हैं, बच्चे का जन्म के साथ ही पेरेंट्स पौधा लगाते हैं गार्डन में, और बच्चे के साथ ही पौधे की भी केयर की जाती है,
ये एक दूसरे के साथ इंटरट्विन्ड है, जुड़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द जापानीज आर, हाँ, पैसेज के अनुसार जापानीज लोग क्या है, सुपरस्टिशियस, वहमी है, संकालु है, फिलोसॉफिकल, दार्शनिक है, लवर्स ऑफ नेचर्स या प्रकृति के प्रेमी है। तो पैसेज में क्या कह रहा है, लवर्स ऑफ नेचर, सॉरी, लवर्स ऑफ नेचर। जो जापानीज लोग हैं वो प्रकृति प्रेमी हैं, तभी तो बच्चे के जन्म के साथ वो पौधा रोपण करते हैं। लवर ऑफ ह्यूमनोलॉजी नहीं, ये भी नहीं है। तीसरा हमारा आंसर पैसेज के अकॉर्डिंग सही है। द जापानीज पाथवेज टेंड टू बी, और जो जापानीज लोग हैं उनकी मान्यता क्या है कि वो किस प्रकार के रास्ते को लेते हैं, क्योंकि उनकी एक पहले पैसेज में पढ़ा था कि जो स्ट्रेट लाइनें हैं, स्ट्रेट वे है, वो तो इविल आत्मा, इविल स्पिरिट्स, जो बुरी आत्माएं हैं उनके लिए है, और जो गुड आत्माएं हैं, गुड पीपुल्स है, उनके लिए क्या है, कर्व्ड लाइंस है। तो ये बी, कर्व्ड का प्रयोग करेंगे। दे प्रीफर कर्विंग पाथवेज बिकॉज, और जापानीज लोग कर्विंग पाथवे का प्रयोग करते हैं क्योंकि दे आर इन ऑस्पियस, कि वो अशुभ है नहीं। दे कैन वॉक इजिली, वो आसानी से चल सकते हैं। दे स्टम्बल ओवर स्ट्रेट वंस, गुड स्पिरिट्स वॉक ऑन देम, उनकी मान्यता क्या कह रही है कि जो अच्छी ताकतें हैं वो इस प्रकार के कर्विंग पाथवे का प्रयोग करती है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब देखिए ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमें पैसेज से समानार्थी शब्द निकालने हैं। जैसे पहला शब्द है हाँ एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, तो शब्द आ रखा है इंस्टेंस, ये INSTANC, इंस्टेंट का मतलब भी एग्जाम्पल होता है। तो ये हमारे लिए किसका एग्जाम्पल का समानार्थी शब्द होगा। दूसरा जो बन रहा है मार्वलस, शानदार, तो इसके लिए शब्द है ऑस्पियस। सॉरी, देखिए नेक्स्ट वर्ड है इंडिकेट्स। इंडिकेट्स इसके पहले लिख देते हैं। देखिए एग्जाम्पल का मतलब है हाँ, इंडिकेट्स का रिप्रेजेंट, इंडिकेट्स का मतलब संकेत देना, और रिप्रेजेंट का मतलब भी दिखाना, संकेत देना। और फिर लास्ट वर्ड्स है कंटेम्परेरी। तो एक शब्द आया हुआ था, चाइल्ड के साथ पौधे का भी विकास होता रहता है, कॉन्साइड। तो ये इस प्रकार के जो शब्द है हमारे उनका प्रयोग करेंगे। हाँ, इंडिकेट्स का मतलब रिप्रेजेंट, और फिर है कंटेम्परेरी का मतलब है कॉन्साइड। तो ये समानार्थी शब्द हो गए, किससे, हमें पैसेज से ढूंढने हैं, अपने मन से इनको नहीं लिखना है। देखिए नेक्स्ट है अपोजिट वर्ड्स। हाँ, विलोम शब्द क्या है, तो स्ट्रेट का अपोजिट शब्द आया हुआ कारो, और सिट का मतलब होता है वांडर। तो ये इस प्रकार के वर्ड्स पैसेज में आ रखे हैं, तो हमने वहां से उनको ढूंढा और उनको सर्च करके यहाँ पर नोट कर लिया। तो ये इस प्रकार के वर्ड्स
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक और पैसेज है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए तीसरा है लॉन्ग एगो एमरसन रोट, बहुत समय पहले एमरसन ने लिखा, क्या लिखा था? ए मैन्स टास्क इन हिज लाइफ प्रिजर्वर। एक आदमी का जो कार्य क्या है कि वो अपने जीवन को बचाता है। एक आदमी का कार्य क्या है? अपने जीवन को बचाना। दिस सीम्स टू बी रिमार्केबली करेक्ट इन आवर मॉडर्न लाइफ। ये एमरसन ने बहुत समय पहले लिखा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आधुनिक समय के अंदर हम यही कर रहे हैं कि अपने जीवन को बचा रहे हैं। द मैन विदाउट हिज टास्क इज लाइक ए शिप विदाउट ब्लास्ट एंड एंकर। देखिए एक व्यक्ति बिना कार्य के, जिसके पास कोई करने के लिए कार्य नहीं है, वो व्यक्ति किस प्रकार का है? लाइक ए शिप, एक ऐसे जहाज की तरह है, हाँ जी, जिसमें विदाउट ए ब्लास्ट एंड एंकर, जिसमें ना तो गिट्टी है और ना ही उसके पास एंकर है। अगर मान लीजिए कोई जहाज समुद्र के अंदर है, ना तो उसके पास एंकर है और ना गिट्टी है, बालास्ट है, तो फिर वो जहाज ना तो संतुलन सही अपना बना पाएगा और ना ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। ऐसे ही एक व्यक्ति के पास कोई कार्य नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसे ऐसे जहाज के समान है। ही इज ऑल टू ऑफन मियरली ड्रिफ्टर, और ही इज ऑल टू ऑफन मियरली ड्रिफ्टर, वो केवल मात्र क्या है? एक भटकने वाला है। उसके पास ना तो कोई रास्ता है, ना कोई पाथ है, ना एम है, कुछ भी नहीं है। तो एज ए वो वांडरर है, एक भटकने वाला व्यक्ति है। Few men seems to have initiative enough to choose a task for themselves if they do not need to work. देखिए few men seems to have initiative, कुछ व्यक्तियों के पास में काम करने की पहल होती है कि वो कार्य की शुरुआत करते हैं। enough to choose a task, और वो किसी कार्य को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं for themselves, अपने लिए। if they do not need to work, और फिर उन्हें लगता है कि उन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर भी वो अपने लिए क्या करते हैं? एक कार्य का चुनाव करते हैं, कार्य करते हैं। When the inevitable disappointment come, और जब इस प्रकार के लोग जो अपने लिए काम की खोज नहीं करते हैं, काम तलाश नहीं करते हैं, उनके लिए फिर जब निराशा होती है कि वो काम से निराश हो जाते, उनके पास कोई काम नहीं होता है, तो एज दे assuredly will, तब उनकी क्या होती है? एक इच्छा होती है, दे आर कंप्लीटली ओवरवेलम्ड, और उन्हें लगता है कि वो पूर्ण रूप से अभिभूत हो चुके हैं। बट द मैन हु हैज हिज टास्क हैज नो टाइम फॉर वैन रिग्रेट्स। लेकिन जिस लेखक कह रहा है कि जिस व्यक्ति के पास करने के लिए बहुत सारे काम है, बिजी है, वो अपने काम में है। बट द मैन हु हैज हिज टास्क, इस व्यक्ति के लिए पास करने के लिए कार्य है, नो टाइम फॉर वैन रिग्रेट्स, उसके पास में किसी प्रकार का व्यक्त प्रपंच करने के लिए समय भी नहीं है, ना उसके पास फालतू की बातों के लिए समय है। तो ही एस्केप्स द डिजास्टर्स फैट, तो फिर वो अपने जीवन में जो विनाशकारी जो फैट है, दुर्भाग्य है उसका, उससे वो बच जाएगा। विच ओवरटेक्स हिज लेस फॉर्चून फॉर ब्रदर, और जिस प्रकार उसके दूसरे भाइयों के जो कार्य नहीं करने वाले लोग हैं, उनके जो फॉर्चून है, उनका जो भविष्य है, उनका जो लक है, उनके बजाय जो काम करने वाले व्यक्ति है, वो इस प्रकार विनाशकारी पीड़ाओं से बच जाएगा। वर्क इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेफ्टी वॉल्व, और व्यक्ति के लिए कार्य करना ये उसके लिए सबसे महानतम एक सेफ्टी वॉल्व है। जिस प्रकार किसी की सुरक्षा के लिए कोई उपकरण होता है, तो वैसे ही व्यक्ति के पास में, मनुष्य के पास में क्या होना चाहिए? कार्य होना चाहिए, बेकार नहीं होना चाहिए, वो फ्री नहीं होना चाहिए। विच वाज एवर इन्वेंटेड, जिस प्रकार एक सेफ्टी वाल्व की खोज की गई थी, ऐसे ही व्यक्ति के पास अगर कार्य है तो उसके जीवन का वो सेफ्टी वाल्व उसने प्राप्त कर लिया है। एंड यूथ स्पेशली नीड्स इट्स, और विशेष रूप से जो युवा लोग हैं, युवा है, उनके पास कार्य का होना जरूरी होता है। और लेखक कह रहा है कि स्पेशली यूथ नीड्स, और जो युवा है उन्हें काम की आवश्यकता है और उनके हाथ में काम होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। तो ये इस प्रकार एक एमरसन के द्वारा बहुत समय पहले एक लेख लिखा गया था, जो हमारे पैसेज के रूप में था। और हम इस पैसेज को अगर आपने समझ लिया है, तब तो डायरेक्टली आंसर पर आ जाइए। और आंसर के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना है, और क्वेश्चन देखने के पश्चात हमें उस पैसेज में चलना है। इस पैसेज से रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड पैसेज में कहाँ पर हिंट दे रखा है, क्लूज कहाँ पर आया हुआ है, वो लाइन हमें देखनी है, उसकी थीम को समझना है, फिर हमें आंसर देना है, क्योंकि आंसर भी हम पैसेज के अकॉर्डिंग देंगे। और देखिए जितने प्रश्न होंगे तो प्रश्न भी
पैसेज के सीक्वेंस के अनुसार होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है तो मोस्टली 99% इसका आंसर है जो फर्स्ट या सेकंड लाइन में ही होगा, सेकंड उसके बाद, थर्ड उसके बाद, अब फोर्थ उसके बाद, फिफ्थ उसके बाद। लेकिन जिस प्रकार के सिमिलर वर्ड हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं, वन वर्ड्स हैं या फिर नंबर्स के रूप में दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन में ऊपर नीचे लाइनों के अंदर हो सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर है वो फर्स्ट है तो लगभग 99% वो पहली दूसरी लाइन से ही होगा। देखिए, इट सीम्स टू बी रिमार्केबली करेक्ट इन मॉडर्न लाइफ दैट, ऐसा लग रहा है कि जो वास्तव में हमारे आधुनिक जीवन के लिए जो एमर्सन ने बात कही थी वो करेक्ट है, सही है। इसके लिए कैसे पढ़ेंगे? ए मैन हैज एनफ लेजर, एक व्यक्ति के पास पर्याप्त रूप से विलासितापूर्ण है, आरामदायक है वो। यूथ नीड्स लेस वर्क एंड मोर रेस्ट, क्या ये जो युवा व्यक्ति है उनको काम कम चाहिए और रेस्ट अधिक चाहिए, क्या इस प्रकार का एमर्सन ने कहा था? नहीं। द करेक्ट चॉइस ऑफ द टास्क प्रिजर्व वंस लाइफ, और सबसे अच्छा तरीका है कि व्यक्ति को जीवन बचाना है तो उसके साथ कार्य होना चाहिए। तो ये जो लाइन थी हमारे उस पैसेज की थीम के अकॉर्डिंग है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, हाँ, विदाउट टास्क इज लाइक ए शिप विदाउट ए बैलेस्ट एंड एंकर। कह रहे हैं कि व्यक्ति के पास अगर कार्य नहीं है तो वो एक ऐसे जहाज के समान है जिसके पास ना तो बालास्ट है, गिट्टी है, और ना ही क्या है, एंकर है। अब देखिए इसमें आंसर है सी, ये हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर क्या बन रहा है? सी। अब देखिए नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन सेफ्टी वाल मीन्स, दूसरा जिस प्रकार सेफ्टी वाल कहा गया है तो ये जो सेफ्टी वाल का क्या अर्थ है? समथिंग विच ब्लॉज अप सेफ्टी, कुछ ऐसा जो हमारी सुरक्षा करता है। एन आउटलेट फॉर द पेंट ऑफ एनर्जी, एक ऐसी आउटलेट्स जो हमारी एनर्जी को दबाए रखता है, संचित किए हुए रखता है। तो ये हमारा आंसर होगा बी। सेफ्टी वाल क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी को बचाए रखता है, जब हमें आवश्यकता होती है तब वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है? सेफ्टी वाल से। तो ये आउटलेट फॉर पेंट ऑफ एनर्जी, ये हमारा आंसर इस पैसेज के अकॉर्डिंग है। देखिए आगे, द फ्रेज ए शिप विदाउट बालास्ट एंड एंकर कन्वेज, ये लाइन दे रखी है एक जो सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच है उसके अकॉर्डिंग लाइन का यूज या लाइक का। तो ए शिप विदाउट बालास्ट एंड एंकर ए कन्वेज, एक ऐसा जहाज जिसमें ना तो गिट्टी है ना एंकर है, वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? कैसे व्यक्ति के लिए कर रहा? इज इन ग्रेट डेंजर, क्या वो फुल खतरे में है? सेल्स स्मूथली, क्या वो आसानी से उसको तैराया जा सकता है ऐसे जहाज को? इज वेरी सेफ, या बहुत सुरक्षित है? मे नॉट गो इन द राइट डायरेक्शन, एक जहाज के पास अगर गिट्टी जो बैलेंस बनाने के लिए उसके अंदर जो कंक्रीट रखा जाता है जहाज में वो और एंकर नहीं है तो वो किसी भी डायरेक्शन पर नहीं जा पाएगा। तो ये हमारा डी आंसर है जो इस पैसेज के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट देखिए, ए मैन हु सफर्स फ्रॉम व्हेन रिग्रेट्स मस्ट हैव, एक व्यक्ति ऐसा जो केवल पछतावे में अपना लाइफ खराब कर रहा है। इफ सफर फ्रॉम व्हेन रिग्रेट्स, जो व्यर्थ की चिंताओं में डूबा हुआ है, वो कौन व्यक्ति हो सकता है? जिसके पास कोई कार्य नहीं हो, और जिसके पास कार्य है उसके पास तो व्यर्थ की चिंता करने का समय नहीं है। चूजन हिज लाइफ्स वर्क रादर केयरलेसली, नहीं लग रहा ये। मेट विद डिजास्टर्स फेट, ये भी नहीं लग रहा है। बीन ए विक्टिम ऑफ एडवर्स सर्कमस्टेंसेस और एक्सेप्टेड व्हाट एवर वर्क ही गॉट टू डू। हाँ, देखिए चूजन हिज लाइफ्स वर्क रादर केयरलेसली, तो जो पहला ऑप्शन है ए मैन हु सफर्स फ्रॉम व्हेन रिग्रेट मस्ट हैव, एक व्यक्ति जो पछतावे के अंदर है वो किस प्रकार का होगा? चूजन हिज लाइफ्स वर्क, उसे अपने जीवन में कार्य का चुनना होगा, कार्य को चुनना होगा रादर केयरलेसली, बहुत सावधानी के साथ अगर कार्य का चुनाव करता है तो फिर उसको व्हेन रिग्रेट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर क्या है? ए। A person who has chosen the right task has no time to regret because he, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सही तरीके का टास्क कार्य चुन लिया है, क्या उसे फिर पछतावा और करने की आवश्यकता है? रिपेंट करने की आवश्यकता है? नहीं। तो is engrossed in his work, has too much to do, has succeeded in life, has a safe and secure life। लेकिन देखिए इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है? has too much to do, उसके पास समय भी नहीं है, उसके पास कार्य करने के लिए बहुत सारे हैं, तो फिर उसको रिपेंट करने की आवश्यकता
नहीं है, रेग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर हमारा बी, हैज टू मच टू डू। अब देखिए नेक्स्ट सिमिलर वर्ड्स है फ्रॉम द पैसेज, वंडर और लक और रिपेंट, इन शब्दों को हमें ढूंढना है। सबसे पहला वंडर है, हाँ देखिए वंडर के लिए शब्द आया हुआ है ड्रिफ्टर, तो शब्द क्या होगा, ड्रिफ्टर। ड्रिफ्टर का मतलब होता है जो बिना एम के घूमे। और लक, इसके लिए शब्द है फॉर्चून या फॉर्चुनेट्स। और रिपेंट का रिग्रेट। तो ये जो शब्द है ये हमारे पैसेज से ही लिए हुए हैं, इन शब्दों को हमने पैसेज से सर्च किया है, और क्योंकि इनके सिमिलर वर्ड्स एक्स्ट्रा दे रखे हैं, इनके हमें ढूंढने हैं जो पैसेज में हमें मिलेंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है अपोजिट वर्ड्स, स्टार्टल्ड और बेनिफिशियल, इनके अपोजिट में हमें क्या मिलेगा इसमें से। हाँ देखिए स्टार्टल शब्द है ओवरवेलमड। जो ओवरवेलमड शब्द है ये स्टार्टल शब्द का अपोजिट है। और लास्ट वर्ड्स है बेनिफिशियल। डिजास्टर्स, इसका अपोजिट शब्द है। बेनिफिशियर का मतलब लाभकारी और डिजास्टर्स का मतलब विनाशकारी। तो ये इस प्रकार के जो शब्द थे, स्टार्टल्ड का हमने क्या लिखा है और बेनिफिशियरी का होगा डिजास्टर, ओवरवेलमड। तो ये इस प्रकार के अपोजिट शब्द थे। हाँ तो देखिए आज का हमारा टॉपिक था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज से हम किस प्रकार आंसर दे। और हमारे ये पैसेज का क्वेश्चंस होता है जो हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इंग्लिश के चैप्टर में, इंग्लिश के पोर्शंस में ये होता है कि हमें पैसेज को देखना है, आंसर देना। देखिए बहुत इजी टॉपिक है और इससे आप अच्छी तरह पढ़ करके सारे क्वेश्चंस जो इसमें दिए हुए हैं उनको हल कर सकते हो, क्योंकि इसके आंसर होते हैं वो पैसेज से ही हमें ढूंढने होते हैं और वहीं पर हमें अच्छे देखने से, इस तरह पढ़ने से मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।